काजल ने जैसे ही श्लोक को आगे बढ़कर काव्या का हाथ थामने के लिए कहा तो काव्या के माथे पर शिकन की लकीरें छा गई। बीते 3 सालों में उसने किसी भी अनजान लड़के को अपने पास फटकने तक नहीं दिया था और यहाँ तो उसे छूने की बात कही जा रही थी। श्लोक भी उसके लिए अनजान था, लेकिन शादी होते ही अब काव्या पर उसका पूरा हक था। ये बात सोच सोच कर ही काव्या, जो अभी तक कठोरपन का चोगा ओढ़े हुए थी, गम और गुस्से से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो जो कुछ देर पहले अपने आप को मजबूत सांचे में ढाले खड़ी थी, एकदम से हक वाले एहसास ने उसके अंदर सोई हुई वो निर्बल काव्या को जगा दिया था। श्लोक के बढ़ते कदम के साथ साथ काव्या का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। अतीत की कुछ धुंधली तस्वीरें जहन में फिर से उभरने लगी थी। चीख पुकार के साथ उसे अपनी आवाज खाई में से आती हुई महसूस हुई। नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, दूर रहो मुझसे, डोंट टच मी। काव्या, काव्या। इससे पहले कि काव्या सर पर ओढ़ी चुनरी फेंक कर वहां से भाग पाती कि श्लोक की आवाज उसके कानों से टकराई। वो नरम लहजे में उससे कह रहा था, काव्या चले। काव्या ने खुद को संभालते हुए सामने देखा तो श्लोक को उसके 2 कदम की दूरी पर खड़े होकर उसे हाथ से आगे बढ़ने का इशारा करते हुए दिखा। श्लोक ने उसका हाथ नहीं थामा था, बल्कि उससे थोड़ी दूरी भी बनाकर रखी थी। काव्या ने 2 पल के लिए कुछ सोचा, फिर खुद को शांत करते हुए वो श्लोक के साथ ही मंदिर की तरफ बढ़ गई। आरती की थाल भी श्लोक ने इस तरफ से पकड़ी थी कि काव्या की उंगली उसकी उंगलियों के पोर को स्पर्श न करे। श्लोक का ये स्वभाव काव्या के लिए निराला था। उसे तो यही लगा था कि श्लोक अभी से उसके ऊपर अपना हक समझ बैठा है, लेकिन श्लोक का ये अंदाज, उसके मन के किसी कोने में श्लोक से हमदर्दी का भाव उमड़ रहा था। सब लोग पूजा घर से निकल चुके थे, लेकिन पीछे खड़ी काव्या अपने मन में शंका लिए देवी माँ की मूर्ति के सामने ही खड़ी थी। पिछले 3 सालों में उसने कभी भी देवी माँ की पूजा नहीं की थी और आज भी वो रहस्यमयी अंदाज में खड़ी थी। उसने सरसरी नजर मूर्ति की तरफ डाली और पूजा घर से हॉल की तरफ बढ़ गई। तभी उसने डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने फूफा को मोबाइल पर किसी से बात करते हुए सुना। हाँ, हमने खुद देखा है, ब्रांडेड न्यू गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, और तो और भाई साहब फर्निश्ड फ्लैट भी दे रहे हैं दहेज में। 10 लाख कैश लेने की भी बात तय हुई है। भाई, लड़के की तो लॉटरी निकल गई। इतने आम परिवार से होकर जय किशन राणावत की लड़की से शादी करके उसने अपनी सोई किस्मत जगा ली है। दहेज की बात सुनते ही काव्या के मन के एक कोने में फिर से हलचल मचने लगी। लड़के ऐसे ही होते हैं काव्या, तुम अपने आप को कमजोर मत पड़ने दो। लड़के पहले तुम्हें अपने एहसास और प्यार के जाल में फांसते हैं, फिर जब इनका मन भर जाता है तो छोड़कर चले जाते हैं। श्लोक भी वैसा ही है, सबके सामने शरीफ होने का ढोंग रच रहा है। अगर इतना ही एहसानमंद होता तो इस धोखे वाली शादी को कभी नहीं अपनाता। वो भी आम लड़कों जैसा है, उसने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की है। श्लोक के खिलाफ खुद के मन में दलीलें देते हुए काव्या ने पल भर के जागे एहसास को जगने से पहले ही मन के किसी कोने में दफन कर दिया। दहेज वाली बात सुनकर उसकी आंखों में श्लोक के लिए नफरत कई गुना और बढ़ चुकी थी। विदाई का समय होते ही सबकी आंखें नम सी हो गई। काजल राणावत तो अपनी बेटी को गले से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी और आदर्श, वो अपने आंसू जब्त करते हुए एक कोने में खड़ा था। जय किशन राणावत भी बेटी की विदाई पर दुखी थे, लेकिन इस बात की संतुष्टि उन्हें थी कि श्लोक उनकी बेटी के लिए सही जीवन साथी साबित होगा। हर्षवर्धन और सरिता के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अब इस शादी से खुशी नहीं महसूस कर रहे थे, लेकिन बेटे के शर्त के आगे वो अभी भी मध्य वर्गीय परिवार का हिस्सा होने का ढोंग कर रहे थे। घर के दरवाजे पर एक सजी सजाई गाड़ी खड़ी थी। श्लोक उस गाड़ी के ड्राइविंग सीट के दरवाजे के पास ही खड़ा था। आदर्श ने पहले ही काव्या का सामान गाड़ी की डिक्की में रख दिया था। श्लोक के पेरेंट्स गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठे तो जय किशन की भवें कुछ तन सी गई। उन्होंने श्लोक को अपने साथ चलने का इशारा किया, फिर भीड़ से एक तरफ हटकर सरगोशी में कहा, माफ करना बेटा, लेकिन तुम्हारी गाड़ी काफी छोटी है और इसमें काव्या का जाना इम्पॉसिबल है। वो ऐसी कार से ट्रैवल करने की आदी है। श्लोक ने संतुलित अंदाज में कहा, अंकल, मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं अभी ऐसी कार अफोर्ड कर सकूं।
ये गाड़ी भी EMI पर ली गई है। श्लोक ने ये बात झूठ नहीं कही थी। शादी के लिए उसने ये गाड़ी अपनी 3 महीने की सैलरी मिलाकर EMI पर खरीदी थी। वो पिछले 3 महीने से अपना खर्चा खुद चलाते आ रहा था, जिस बात पर हर्षवर्धन मेहरा से भी उसकी बहस हो चुकी थी। श्लोक की बातें सुनकर जय किशन ने उसे समझाया। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो श्लोक। अब तुम हमारे दामाद बन चुके हो और अंकल नहीं, डैड बुलाओ पूरे हक के साथ। और बाप होने के नाते हम तुम्हें गाड़ी खरीदने को थोड़ी ना बोल रहे हैं। शादी का तोहफा समझकर हमारी तरफ से एक ऐसी कार रख लो। और साथ साथ पॉश इलाके में हमने एक फ्लैट की बुकिंग भी कर रखी है। तुम कहो तो तुम्हारा और काव्या का सामान वही शिफ्ट करवा दिया जाएगा। वो शायद तुम्हारे पेरेंट्स के साथ एडजस्ट न कर पाए। ऐसा क्यों डैड? श्लोक ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा। जब आपने मुझे काव्या के लिए पसंद किया था तब ये बात आपको अच्छे से मालूम थी कि मेरी सैलरी कम है और मैं किराए के फ्लैट में अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। आपको तब ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी थी और आपका ये मानना था कि आपकी बेटी हर माहौल में एडजस्ट कर सकती है। मैंने आपसे इस बात पर सवाल भी उठाया था कि उसे आगे चलकर बहुत कुछ चीजों की कमी का एहसास होगा, लेकिन आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि आपकी बेटी पैसों से इंसान के जज्बात नहीं मापती है। फिर आज क्या हुआ? श्लोक ने जय किशन की बोलती बंद कर दी थी। जय किशन राणावत को शांत खड़ा देख श्लोक ने नरम लहजे में कहा, डैड आप बस आशीर्वाद दें और मैं वादा करता हूं कि काव्या को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। श्लोक की बातों पर विश्वास जताते हुए जय किशन ने उसे आशीर्वाद दिया और मन ही मन कहा, अब सही मायने में हमने अपनी बेटी के लिए हीरा जीवन साथी तलाश किया है। बस वक्त रहते काव्या को भी श्लोक की कदर हो जाए। जय किशन ने नम आंखों से काव्या की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक कतरा आंसू भी नहीं था। वो चुपचाप गाड़ी के आगे की सीट पर किसी मूर्ति की तरह जा बैठी थी। रिश्तेदार और माँ के रोने की आवाज उसके कानों में सुनाई ही नहीं पड़ रही हो जैसे। साथ वाली सीट पर जब श्लोक आकर बैठा तब उसके सोच की तंद्रा टूटी और उसने खिड़की से बाहर एक आखिरी नजर अपने घर पर डालते हुए सोचा, बस 2 दिन के अंदर ही मैं शादी का नाटक ही खत्म कर दूंगी। मॉम डैड, मैं इतनी आसानी से अपनी आजादी पर पाबंदियां नहीं लगाऊंगी। सोचते हुए काव्या ने सरसरी नजर से श्लोक की तरफ दौड़ाई, जो अपनी सीट बेल्ट बांधने में बिजी था। काव्या ने अपने सीट बेल्ट की तरफ देखा और कुछ सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट रेंग आई। श्लोक ने गाड़ी स्टार्ट करके धीमी गति में आगे बढ़ा दी। पीछे सब काव्या के गाड़ी की खिड़की से हाथ निकालकर विदा करने का इंतजार ही करते रह गए। जब श्लोक ने गाड़ी हाईवे पर चढ़ा दी तब काव्या ने अपनी सीट बेल्ट का बकल खोलते हुए चैलेंजिंग अंदाज में कहा, मुझे हाईवे पर गाड़ी 120 की स्पीड पर चलती हुई पसंद है, तो क्या आप इतनी तेज गाड़ी चला सकते हैं मिस्टर श्लोक? काव्या की बात सुनकर श्लोक से पहले ही सरिता मेहरा ने रिएक्ट किया। ये क्या पागलपन है? 100 के ऊपर की स्पीड पर गाड़ी चलाकर मेरे बेटे को मारना चाहती हो? नहीं आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? काव्या ने बातों में मिश्री घुलते हुए तंज कसा। 120 क्या, 70 की स्पीड पर जब ये सेकेंड हैंड गाड़ी चलेगी तो सबसे पहले इसके अंजर पंजर निकल कर फेंकाएंगे, आपका बेटा नहीं। वैसे डैड ने शायद इसलिए तुम्हें वो महंगी गाड़ी गिफ्ट। काव्या ने एक पल के लिए रुककर खुद को सुधारा। सॉरी, आई मीन वो दहेज में इम्पोर्टेंट गाड़ी दी है, क्योंकि मुझे तेज स्पीड में ट्रैवल करने की आदत है। काव्या की बदतमीजी देख सरिता मेहरा ने गुस्से में कुछ बोलना ही चाहा कि श्लोक ने एकदम से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। 60 की स्पीड से चलती गाड़ी के रुकते ही काव्या, जिसने अपनी सीट बेल्ट पहले से निकाल दी थी, अपना संतुलन खोकर सीधे डैशबोर्ड से टकरा गई। काव्या! श्लोक के मुंह से चीख निकल गई। क्या काव्या श्लोक के लाइफस्टाइल में खुद को ढाल पाएगी, या दहेज लेने के झूठे इल्जाम को साबित करने के लिए श्लोक उसे अपनी असलियत बता देगा?